हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मन्नत और अर्जुन दोनों लिफ्ट से होते हुए पार्किंग एरिया में आए। अर्जुन ने जल्दी से मन्नत के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो मन्नत अंदर बैठ गई। उसके बाद अर्जुन भी ड्राइविंग सीट पर आया और फिर उनकी गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी और उतनी ही स्पीड से मन्नत की धड़कनें भी दौड़ रही थी। वैसे तो वो जब भी अर्जुन के करीब होती थी तो हर पल हर लम्हा खास होता था। उस वक्त की इंटेंसिटी ही कुछ और होती थी। अर्जुन के अपने करीब होने से उसे इतना ज़्यादा शर्म आती थी कि वो उससे नज़रें भी नहीं मिला पाती थी। लेकिन अभी तो उसकी और भी ज़्यादा बुरी हालत थी। उसका दिल ज़ोरों से धक धक कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने अभी क्या ही होने वाला है। जैसे ही अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की, उसने मन्नत का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और फिर अपने थाई पार्ट पर रख दिया। मन्नत उसके छूने भर से भी सिहर रही थी। अर्जुन ने अपने दूसरे हाथ से सामने बटन प्रेस किया तो म्यूज़िक ऑन हुआ। बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर तो किसे दुनिया चाहिए। म्यूजिक सुनकर मन्नत ने नज़रें उठाकर अर्जुन की तरफ देखा तो एकदम से सकपका गई, क्योंकि अर्जुन उसकी तरफ ही देख रहा था। अर्जुन जानता था कि सॉन्ग सुनते ही मन्नत उसकी तरफ देखेगी। आखिर अपनी बीवी को वो इतना तो पहचानता ही था। और जिस तरह से मन्नत ने अगले ही पल अपनी नज़रें हटाई, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। उसने अपने हाथों में पकड़े हुए उसके हाथ को थोड़ा ऊपर की तरफ किया और फिर उसे हल्का सा चूमते हुए मन्नत की तरफ देखने लगा। मन्नत ने धक 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 धड़कते हुए दिल के साथ एक बार फिर से अर्जुन की तरफ देखा और इस बार हल्का सा मुस्कुरा उठी। जिस तरह से अर्जुन और मन्नत का दिल अंगड़ाइयाँ ले रहा था, उसी वक्त अचानक से मौसम ने भी अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी और बादल छाने लगे। देखते ही देखते तेज बारिश होने लगी। बारिश होते हुए देख मन्नत डर गई। उसे चिंता हो रही थी कि अब वो दोनों घर कैसे जाएंगे, क्योंकि बारिश सच में बहुत ज़्यादा तेज थी, जिसकी वजह से ड्राइव करना भी मुश्किल हो रहा था। वो दोनों इस वक्त हाईवे पर थे, लेकिन बारिश होते हुए देख अर्जुन का दिमाग चलने लगा था। आज उसे अपनी जाना के साथ वक्त बिताना था, तो इससे ज़्यादा बेहतर पल क्या ही हो सकते थे। उसने अचानक से ही गाड़ी साइड की और फिर एक झटके से रोक दी तो मन्नत उसकी तरफ देखने लगी। उसे देखते हुए वो बोली, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? अर्जुन मुस्कुराया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब धड़कन तेज़ी से बढ़ना चाहती हैं तो गाड़ी को तो रुकना ही पड़ेगा ना। उसकी बात सुनकर मन्नत उसे ऐसे देख रही थी जैसे समझना चाहती हो कि उसने कहा क्या। उसका चेहरा देखकर अर्जुन की मुस्कुराहट लंबी हो गई और मुस्कुराते हुए वो गाड़ी से बाहर निकल गया। अब तो मन्नत को डर लगने लगा था, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका था और वो दोनों हाईवे के रास्ते पर थे। अपनी तरफ से निकलकर अर्जुन उसकी तरफ आया और फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसे देखते हुए बोला, बाहर आओ ना जाना। मन्नत ने बाहर की तरफ देखा, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। सिर्फ इतनी सी देर में ही अर्जुन पूरा भीग चुका था। फिर अचानक से ही उसने पीछे पलट कर देखा, क्योंकि म्यूज़िक बदल चुका था, जो अर्जुन गाड़ी में से निकलने से पहले बदल कर गया था। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। वो एकदम से सुन हो गई। अर्जुन एक बार फिर से बोला, प्लीज़ जाना, आओ ना बाहर। उसने अब जल्दी से अर्जुन की तरफ देखा और बोली, पर बाहर बारिश है। बाहर बारिश है तो क्या हुआ, मैं भी तो हूँ ना, मेरे लिए ही आ जाओ।
अर्जुन ने दिलकश अंदाज से कहा। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है, मोहब्बत बरसा देना तू। मन्नत ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। अर्जुन ने उसे बाहर आने में मदद की। बारिश मन्नत के चेहरे के ऊपर गिर रही थी, इसलिए उसने अपना चेहरा नीचे की तरफ कर लिया। लेकिन फिर कुछ पल बाद उसे अपने चेहरे पर बारिश नहीं महसूस हुई, तो उसने नज़रें उठाकर ऊपर की तरफ देखा। अर्जुन का चेहरा उस पर झुका हुआ था, जिसकी वजह से बारिश उसके चेहरे पर नहीं आ रही थी। उसके इतने करीब हो जाने से मन्नत का गला सूखने लगा। वो बारिश में भी खुद को गर्म महसूस कर सकती थी। एक टक वो अर्जुन के चेहरे की तरफ देखती रही। अर्जुन भी उसे देखते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा, ज़्यादा खूबसूरत कौन है, तुम या ये बारिश? मन्नत उसकी बात सुनकर शर्मा गई और चेहरा नीचे की तरफ झुकाकर मुस्कुराने लगी। क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं। कितनी रात गुजारी है तेरे इंतज़ार में, कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे। मैंने खुद से भी ज़्यादा तुझे चाहा है। सब कुछ छोड़ के आना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। अर्जुन उस पर थोड़ा सा और झुका और उसकी गर्दन पर अपने गर्म सांसें छोड़ता हुआ बोला, अब मुझे ये नहीं अर्जुन उस पर थोड़ा सा और झुका और उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता हुआ बोला, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ज़्यादा खूबसूरत क्या है, तुम्हारा यूं शर्माना या शर्मा कर मुस्कुराना। मन्नत के रोंगटे खड़े होने लगे थे। दिल बारिश में मोर की तरह नाचने लगा था। उसने अपने हाथ अर्जुन के कंधे पर रखे और बड़े धीमे से बोली, मुझे लगता है हम उसने अपने हाथ अर्जुन के कंधे पर रखे और बड़े धीमे से बोली, मुझे लगता है हमें घर जाना चाहिए, और मुझे लगता है तुम्हें मेरी बाहों में आना चाहिए। अर्जुन ने बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज़ में कहा। मन्नत उसकी बात सुनकर हल्की सी काँप उठी। पूरा जिस्म उसे अर्जुन की तरफ खींचता हुआ महसूस हो रहा था। सीने में उफान लेती हुई सांसें और अंदर धड़कती हुई धड़कनों ने अर्जुन से चुगली करना शुरू कर दी थी। बारिश के अंदर भी अर्जुन की गर्म सांसें मन्नत को अपनी गर्दन पर महसूस हो सकती थी। वो एक बार फिर से बोली, बारिश में ठंड लग जाएगी आपको अंदर गाड़ी में। वो बड़ी मुश्किल से अटक अटक कर बोल रही थी। कौन कहता है कि शर्म और हया सिर्फ जिस्म से होती है? सामने महबूब हो तो धड़कन भी धड़कने से भी शर्माती हैं। किसने आपको जिस्म को छुआ मायने नहीं रखता, रूह सिर्फ आपकी मोहब्बत छू पाती है। अर्जुन ने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखे और बोला, क्या अभी भी ठंड लग रही है तुम्हें? उसके वो गर्म तपते हुए होंठ अपनी गर्दन पर महसूस कर मन्नत ने अब जल्दी से उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। वो जो महसूस कर रही थी, आज तक उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। बिना जिस्म छुए रूह को प्यार कैसे किया जाता है, ये उसे अर्जुन सिखा रहा था। उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी आ गई। बड़ी मुश्किल से उसने एक बार फिर से अर्जुन की तरफ देखा और बोली, क्या आपको सच में फ़र्क नहीं पड़ता? मुझे आपसे पहले भी किसी ने छुआ है? उसका सवाल सुनकर अर्जुन के होंठ रुक चुके थे। उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर मन्नत को देखा और कुछ पल देखता रहा। मन्नत को ऐसा लगा जैसे इस बात ने उसे हकीकत में ला दिया हो। उसका दिल डरने लगा, लेकिन अर्जुन एक बार फिर से झुका और इस बार उसकी गर्दन पर हल्की सी बाइट देते हुए बोला, जिस्म का छूना क्या ही होता है? किसी ने तुम्हारी रूह को छुआ है तो बताओ जाना,
उसकी बात सुनकर अचानक से मन्नत की धड़कन रुक गई। वो एकदम पत्थर सी हो गई। अर्जुन ने अपनी बात कहकर अपना चेहरा एक बार फिर से ऊपर की तरफ उठा लिया था और अब उसे देखते हुए पीछे की तरफ हट गया। वो उसे देखते हुए बोला, अगर किसी ने छुआ है तो। अभी वो बोल ही रहा था कि मन्नत जल्दी से अपनी जगह से उसकी तरफ भागी और झट से उसके सीने से लग गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बोली कि किसी ने नहीं, किसी ने भी नहीं। इस रूह के हकदार सिर्फ आप। अर्जुन ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया था। कुछ देर बाद मन्नत उससे अलग हुई तो अर्जुन उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। हमेशा उसके चेहरे पर मन्नत को प्यार करने की एक तलब सी होती थी, लेकिन आज वो तलब भी बेहद अलग थी। उसके साथ इंटीमेट होना तो दूर, अर्जुन ने उसके होठों को कभी भी इसकी इजाज़त के बिना या उसकी चाहत के बिना नहीं छुआ था। मन्नत ने अपने हाथ उसके सिर पर रखे और फिर आज खुद उसकी तलब को पूरा किया। उसने अर्जुन के होठों पर अपने होठ रख दिए थे और उन्हें बेतहाशा चूम रही थी। भीगे भीगे तेरे लब मुझको कुछ कहते हैं, दिल है खुश मेरा के ख्याल एक जैसे हैं। रोको ना अब खुद को यूं, सुन लो दिल की बात को। ढल जाने दो शाम और आ जाने दो रात को। कितना हंसी ये लम्हा है, किस्मत से मैंने चुराया है। आज की रात न जाना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। राठौर मैंशन। निर्भय की गाड़ी बड़ी ही तेज़ी से मैंशन के पार्किंग एरिया में आई। गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जब वो गाड़ी रुकी तो उसके पहियों के घिसने की आवाज़ तक अंदर आई। आरती जी जो अभी अभी किचन से बाहर निकली थी, उन्होंने डिनर सर्व करवाना शुरू कर दिया था और अब वो नंदिनी को बुलवाने के लिए सर्वेंट को बोल रही थी। संजय जी अभी अभी हॉल में आए थे। दोनों ने जब इतनी तेज़ आवाज़ सुनी तो एकदम से चौंक गए। तेज़ कदमों से चलता हुआ निर्भय अंदर आया और फिर आरती जी के सामने आकर खड़ा हो गया। आरती जी ने उसे देखा और एकदम हक्की भक्की रह गई। उसका चेहरा एकदम लाल था, जो गुस्से की वजह से हुआ था। उसकी आंखें भी बेहद लाल थी। संजय जी ने जब उसे यूं देखा तो उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ निर्भय, तुम ठीक तो हो ना? निर्भय ने अपनी नज़रें उठाकर उन्हें देखा और बोला, डैड मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अब यहाँ पर कुछ ठीक रहने वाला नहीं है। संजय जी हैरानी से बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? निर्भय हल्का सा मुस्कुराया और फिर आरती जी की तरफ देखते हुए बोला, मतलब तो आप इनसे पूछिए कि इन्हें मुझसे क्या मतलब है। क्या ये मुझे परेशान कर रही हैं? आखिर ये मुझसे चाहती क्या हैं? उसकी बातें सुनकर संजय जी अब और भी हैरान हो गए और वो निर्भय की तरफ गुस्से से देखते हुए बोले, ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम अपनी मॉम से? तमीज़ और लहजा भूल गए हो क्या? कहते हुए संजय जी निर्भय के बेहद करीब आ चुके थे। तब तक नंदिनी भी वहाँ पर आ चुकी थी और अपनी आंखों से सामने की तरफ देख रही थी। निर्भय को इस तरह देखकर उसका गला सूखने लगा था। आरती जी भी निर्भय की तरफ देख रही थी। वह उसे देखते हुए बोली, आखिर ऐसा भी क्या किया है मैंने कि तुम अपनी मॉम से बात करने की तमीज़ भी भूल गए हो? मुझे बताओ तो सही, मेरी गलती क्या है? गलती? हाँ, गलती जाननी है आपको? निर्भय गुस्से से कांपते हुए बोला। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि आज बात उसकी बबलगम की थी और जब बात उसकी बबलगम की हो तो वो किसी भी बात पर कंट्रोल नहीं कर पाता। उसने सामने की तरफ देखा जहाँ पर एक बेहद खूबसूरत वास पड़ा था जो कि पूरा कांच का था। उसने उस वास को उठाया और नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। निर्भय! संजय जी और आरती जी दोनों एक साथ चिल्लाए। निर्भय उनकी तरफ देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं निकाल नहीं पा रहा क्योंकि आप दोनों मेरे मॉम डैड हो। डैड से तो मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ उनके लिए किसी भी चीज़ से ऊपर मैं हूँ, लेकिन आप
आपसे मैं ये उम्मीद भी कैसे कर सकता हूँ। भले ही आप मेरी मॉम हैं, लेकिन आप कभी मुझे समझ नहीं पाई, ये जानते हुए भी कि तारा मेरे लिए क्या है, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। आप उसके पास गई और उसे मुझसे दूर जाने के लिए कहा। आपने उससे कहा कि आप मेरी शादी नंदनी से करवाएंगे। मैं मेरी तरह को छोड़कर इस नंदनी से शादी करूँगा। कहते हुए उसने एक नज़र नंदनी को देखा तो नंदनी अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप गई। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने निर्भय नहीं कोई और ही हो। वहाँ पूरे हॉल में दहशत फैली हुई थी और सभी नौकर लाइन बनाकर खड़े थे। उसकी बात सुनकर अब आरती जी व्यंग्य से मुस्कुराई और बोली, अच्छा, तो बता दिया उस लड़की ने तुम्हें सब कुछ। यही उम्मीद थी मुझे उससे कि हम दोनों के बीच आग लगाने में वो कैसे ही पीछे रह सकती है। बस इसीलिए मुझे वो लड़की बिल्कुल नहीं पसंद। संजय जी तो उन दोनों की बात सुनकर ही हैरान हो गए थे। उन्हें पता था कि निर्भय तारा को पसंद करता है, लेकिन उसके साथ रिलेशन में है, ये बात उन्हें बिल्कुल नहीं पता थी। पर उन्हें अंदाज़ा ज़रूर था और उन्हें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जशन सिंह शेखावत से आखिर कौन ही रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा। निर्भय अब अपनी कमर पर हाथ रख कर हंसने लगा। उसने अपने होठों को भींचते हुए खुद के गुस्से को थोड़ा सा जब्त किया और फिर आरती जी की तरफ देखते हुए बोला, ओह रियली मॉम, आपको लगता है कि आग लगाने वाला काम मेरी तारा ने किया है? आपने आज आईना नहीं देखा क्या? निर्भय अपनी हद में रहो। मॉम हूँ मैं तुम्हारी और तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। आरती जी ने भी चीखते हुए कहा। उनका चेहरा भी गुस्से से बेहद लाल हो चुका था। निर्भय ने अब उनके सामने ताली बजाई और फिर उन्हें देखते हुए बोला, एग्जैक्टली मॉम, एग्जैक्टली, आप मेरी मॉम हैं। आपसे मेरा रिश्ता है और इस रिश्ते के नाते मैं आपसे शिकायत भी कर सकता हूँ, गुस्सा भी कर सकता हूँ और आप पर प्यार भी जता सकता हूँ। लेकिन तारा से तो आपको कोई रिश्ता ही नहीं है ना, तो आप अपनी हद कैसे भूल गई? आप उससे उस लहजे में कैसे बात कर गई जिस लहजे में आपको करनी ही नहीं चाहिए थी? आपके लिए वो चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है। और जैसे आपको नहीं बर्दाश्त कि मैं आपसे बदतमीज़ी से बात करूं, तो मुझे मेरी तारा से बदतमीज़ी करने वाले लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। संजय जी निर्भय की तरफ देखते हुए बोले, तुम शांत हो जाओ निर्भय, हम इस बारे में बैठकर बात करेंगे। नहीं नहीं, नहीं नहीं संजय जी, रहने दीजिए ना। आखिर मुझे भी तो पता चले कि मेरे बेटे को एक लड़की इतनी ज़्यादा प्यारी कैसे हो गई कि वो उसके लिए अपनी मॉम की बेइज्जती कर रहा है। आरती जी ने उनकी बात बीच में ही काट कर कहा। निर्भया हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जो मेरी तारा की इज्जत नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। कहते हुए निर्भय अपनी जुनून से भरी नज़रों से आरती जी को देख रहा था। अब वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन अभी उसने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि वो एक बार फिर से रुका और आरती जी की तरफ घूमकर उन्हें देखते हुए बोला, अगर आप सच में मेरी मॉम होती ना और मुझसे प्यार करती, तो आपको मेरी खुशी दिखाई देती। एक माँ से बेहतर अपने बच्चे को कोई नहीं जानता। आप जानती हैं कि मैंने अगर किसी से प्यार किया है तो वो तारा है, और कोई मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी तो तारा सिंह शेखावत ही बनेगी। फिर भी आपने उसका दिल दुखाया, उसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। कहकर अब वो जल्दी से वहाँ से चला गया। आरती जी और संजय जी बस उसे जाते देखते रह गए। संजय जी आरती जी के पास आए और उनके कंधे पर अपना हाथ रख कर कुछ बोलने को हुए, लेकिन उससे पहले ही आरती जी ने उनका हाथ अपने कंधे से हटाया और फिर अपने कमरे में चली गई। संजय जी भी वहाँ से स्टडी रूम की तरफ चले गए। नंदनी अभी भी वहीं पर खड़ी थी। उसने एक नज़र ऊपर की तरफ उठाकर निर्भय के कमरे की तरफ देखा, जिसका दरवाज़ा जितनी जल्दी से खुला उतनी ही जल्दी बंद भी हो चुका था। लेकिन फ़िलहाल उसे वहाँ पर नहीं, किसी और जगह पर ध्यान देना था। वो किचन की तरफ गई और फिर थोड़ी ही देर में किचन से बाहर आई। उसके हाथों में एक ट्रे था जिसमें पानी का गिलास रखा हुआ था, और वो अब आरती जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। शेखावत मेंशन।
आरजू तक्षक की गोद में बैठी हुई थी। सामने एलईडी पर एक मूवी चल रही थी जो ज़्यादा रोमांटिक तो नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक थी। उसे देखते हुए तक्षक का तो पता नहीं, लेकिन आरजू को कुछ कुछ होने लगा था। उसने तक्षक की तरफ देखा जो सुबह से उसे अपनी गोद में लेकर बैठा था। वो एक पल के लिए भी उसे छोड़कर नहीं गया था। जो भी आरजू को चाहिए होता उसके लिए मंगवा देता और फिर उसे अपने हाथों से खिलाता। आरजू की नज़रें खुद पर पाकर तक्षक मुस्कुराया और फिर बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, स्नोफ्लेक, मूवी सामने चल रही है, मेरे चेहरे पर नहीं। पर अगर तुम मुझे यूं ही प्यार से देखना चाहती हो तो देख सकती हो, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा। कहते हुए उसने आरजू की तरफ देखा। आरजू उसकी नज़र खुद पर पाकर और उसकी बात सुनकर झेप गई। उसने जल्दी से अपना चेहरा सामने की तरफ घुमा लिया। तक्षक उसे देखते हुए मुस्कुराया और फिर उसके पेट पर रखा हुआ हीटिंग पैड हटाकर अपना हाथ रखते हुए बोला, वैसे हमारी पहली मूवी है तो इसे थोड़ा स्पेशल तो बनाना चाहिए। वो कैसे? आरजू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर तक्षक ने उसे थोड़ा सा घुमाया, जिससे आरजू अब उसकी गोद में एक तरफ हो गई। उसने उसके पैरों को अपने हाथों से उठाया और फिर सीधा कर दिया। अब आरजू का सिर तक्षक के थाई पार्ट पर था। आरजू का सीना हल्का सा ऊपर की तरफ उठा हुआ था, जिससे उसकी तेजी से बढ़ती हुई सांसें तक्षक को महसूस हो रही थी। उसने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और फिर उसके चेहरे को सामने की तरफ घुमाते हुए बोला, ऐसे। आरजू ने सामने की तरफ देखा तो उसकी नज़र एकदम से झुक गई, क्योंकि सामने एक किस सीन शुरू हो चुका था। अगले ही पल तक्षक ने उसका चेहरा फिर से अपनी तरफ घुमाया और बोला, आई वॉन्ट टू मेक इट स्पेशल, कैन आई। आरजू ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी वो बार बार झपकती हुई पलकें, तेजी से लाल होते गाल और होठों का वो हल्का हल्का सा कांपना, कोई आशिक ना हो तो कैसे ना हो। जैसे ही तक्षक उसके चेहरे पर झुका, आरजू की वो फड़फड़ाती हुई पलकें पूरी तरह झुक गईं और तक्षक ने उसके होठों पर अपने होठ रख कर उसे किस करना शुरू कर दिया। आरजू ने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली। तक्षक की आंखें बंद थी। वो भी तक्षक को किस कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नमी आ गई। कुछ पलों बाद उसने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद तक्षक ने उसके होठों को छोड़ा और फिर उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए उसे देखने लगा। उसके हाथ आरजू के घुटनों पर थे। आरजू भी उसे देख रही थी, लेकिन जब तक्षक की तपिश भरी नज़रें वो सहन नहीं कर पाए तो उसने अचानक से ही करवट ले ली, जिसकी वजह से अब उसका चेहरा तक्षक के पेट से लग गया और उसके घुटने भी उसकी कमर पर लिपट गए। तक्षक ने उसके बालों को हल्का सा सहलाया और फिर धीरे से हल्का सा नीचे झुका, जिससे आरजू आराम से लेट सके। दोनों खामोश थे, लेकिन एहसासों ने शोर मचाया हुआ था। कुछ देर बाद तक्षक यूं ही उसके बालों को सहलाते हुए बोला, स्नोफ्लेक, कब चेंज करना होगा। उसकी बात सुनकर आरजू ने उसकी तरफ देखा। उसकी हैरानी और परेशानी भरी नज़रें खुद पर पाकर तक्षक ने उससे कहा, पूरे 8 घंटे हो चुके हैं स्नोफ्लेक, अब कब चेंज करना होगा, वॉशरूम में चलें। आरजू की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। सुबह जब तक्षक ने उसके अंदर कप इंसर्ट किया था तो शर्म के मारे उसकी जान निकल रही थी, और अब वो कप निकालने के लिए कह रहा था। वो उसे कुछ बोली ही नहीं, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। एक बार फिर से वो सब, और वैसे भी उसे नहीं पता था कि वह कप कैसे निकलेगा। जब आरजू उसे यूं टुकर टुकर देखती रही तो तक्षक समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसने उसे हल्का सा अपनी बाहों में ढीला छोड़ा और फिर खुद बेड से नीचे उतर कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आरजू उसे देखते हुए बोली, प्लीज़ मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं चली जाऊंगी और खुद कर लूँगी। तक्षक ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखा।
लेकिन कुछ कहा नहीं। आरजू अभी भी उसे देख रही थी और आंखों ही आंखों में रिक्वेस्ट कर रही थी, क्योंकि उसे सुबह भी बहुत ज़्यादा शर्म आई थी। भले ही दोनों के दिल में कुछ भी हो, लेकिन लफ्ज़ों का एक पर्दा अभी भी था। हालांकि आज पूरा दिन उन दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये एक अलग ही चीज़ थी। उसका पूरा जिस्म उसे कांपता हुआ सा महसूस हो रहा था। तक्षक उसे लेकर वॉशरूम में आया और फिर उसे उसके पैरों पर खड़ा किया। आरजू एक बार फिर से उसे देखते हुए जल्दी से बोली, आप प्लीज़ चाहिए बाहर, मैं कर लूँगी। तक्षक उसे देखते हुए मुस्कुराया और बोला, तुम खुद ही करोगी, लेकिन मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, यहीं पर हूँ। अगर तुमसे नहीं होगा तो हेल्प कर दूँगा। कहते हुए उसने उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखे थे और बड़े प्यार से ही उसकी तरफ देख रहा था। आरजू को राहत मिली। तक्षक अब वहाँ से पीछे हट गया, लेकिन वॉशरूम से बाहर नहीं गया। आरजू थोड़ी सी दूसरी तरफ हुई और फिर अपने अंदर इंसर्ट कप को निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे सच में नहीं पता था कि उसे बाहर कैसे निकालना है। उसने आज तक कभी भी मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने कोशिश की और लगातार करती रही, लेकिन वो कप वैक्यूम की वजह से बाहर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे बाहर निकालने के लिए उसे नीचे से पिंच करना था, जो कि आरजू को नहीं पता था। इसलिए उससे वो बाहर ही नहीं निकला। उसे खुद में ही शर्म आने लगी थी। तक्षक के सामने तो उसका क्या ही हाल होता। लेकिन जब काफ़ी देर तक आरजू बाहर नहीं आई तो तक्षक उसकी तरफ आया। उसने जब देखा कि वो किस तरह से कोशिश कर रही है तो उसके करीब आया, लेकिन उसके कदमों की आहट सुनकर ही आरजू ने अपने हाथ ढीले छोड़ दिए थे और अपने कपड़ों को भी नीचे कर दिया था। वो उसे देखते हुए बोल रही, मैं बस वो कर ही रही थी। हाँ, जिस तरह से तुम कर रही थी, शायद पूरा 1 महीना तुम यहीं बिताने वाली थी। कहते हुए तक्षक उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसने उसकी कमर पर अपने हाथ रखे और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब कोई काम करते हैं तो रिलैक्स होकर करते हैं। अगर काम करने से पहले ही पैनिक हो जाओगी तो काम होगा कैसे? आरजू उसकी बात सुनकर उसे देख रही थी। उसने अपने हाथ तक्षक के हाथों पर रख रखे थे। तक्षक उसे देखते हुए बोला, पूरी तरह से खुद को रिलैक्स करो और खुद को मुझ पर ढीला छोड़ दो। उसके कहने पर अब आरजू ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखे और एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। तक्षक एक बार फिर से अपना हाथ नीचे की तरफ लेकर गया। आरजू पूरी तरह से सिहर उठी। अपने जिस्म पर किसी से भी इस तरह की छुअन इंसान को कांपने पर मजबूर कर देती है। और यहाँ तो बात तक्षक की थी, जिसकी नज़रें भी आरजू के दिल को गुदगुदा जाती थी। उसकी वो तपिश भरी नज़रें सिर्फ उसके जिस्म को ही नहीं, उसे अंदर तक छूती थी। वो उसके एहसासों में खोई हुई थी और तक्षक अपना हाथ पूरा नीचे तक ले जाकर उसके अंदर इंसर्ट कप को निकाल भी चुका था। अचानक तक्षक ही एकदम से कांप गया। आज पहली बार उसके हाथों में कोई ऐसी चीज़ थी जिसे छूना तो क्या, अपनी सोच में भी छूना तक्षक को पागल कर दे। उसने जल्दी उस कप को डिस्पोज किया और फिर अपने हैंड वॉश किए। आरजू उसे देख रही थी, लेकिन तक्षक फिलहाल उसे नहीं देख रहा था, क्योंकि वो खुद को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये सब उसके बस की बात बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कर रहा था। आरजू उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपने उसे फेंक क्यों दिया? ये सब चीज़ें तो दोबारा यूज़ हो जाती हैं ना। पर तुम नहीं करोगी, तक्षक ने कहा और फिर वहीं पर रखा एक और कप उठाया। आरजू ने उसके हाथों से वो कप लेना चाहा, लेकिन तक्षक ने अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया और उसे देखते हुए बोला, मुझे और आधा घंटा इस वॉशरूम में नहीं बिताना, इसलिए चुपचाप रिलैक्स होकर खड़ी रहो। कहते वक्त उसकी आवाज़ थोड़ी सख्त थी। हालात ऐसे थे या तक्षक का गुस्सा आरजू की आंखों में थोड़ी सी नमी आ गई। उसके बाद
तक्षक ने आरजू को वॉश करने को कहा। आरजू वॉश करके आई और अब तक्षक उसके अंदर वो कप इंसर्ट करने में बिजी था। लेकिन जब उसने कप अच्छे से इंसर्ट कर उसने आरजू की तरफ देखा तो उसकी आंखों में नमी देखकर वो चौंक गया। उसने जल्दी से उसकी कमर पर अपने हाथ रख कर उससे पूछा, क्या हुआ स्नोफ्लेक? अब तुम रो क्यों रही हो? क्यों? क्योंकि क्योंकि आपने मुझे डांटा, आरजू ने धीमे से कहा। तक्षक ने तिरछी नज़रों से उसे देखा और बोला, जब तुमसे अपने एहसासों का इजहार कर मैं तुम्हारे मुंह से इजहार सुनने के लिए तुम्हें डांटता था तब तुम्हें बुरा नहीं लगा, लेकिन अब तुम्हें बुरा लग रहा है। पर इजहार तो मैंने अभी भी नहीं किया, आरजू ने उसे देखते हुए कहा। तक्षक ने मुस्कुराते हुए उसे अपने बिल्कुल करीब किया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब मुझे इजहार की ज़रूरत भी नहीं। आरजू ने हैरानी से पूछा, क्यों? तक्षक उसके चेहरे पर झुका और फिर अपनी गर्म सांसें उसके गालों पर छोड़कर बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, जिस तरह से खुद को छूने का हक तुमने मुझे दिया उसके बाद किसी इजहार की ज़रूरत ही नहीं। कहते हुए वो अब उसकी गर्दन पर आ चुका था और अगले ही पल उसके होंठ आरजू की गर्दन पर थे। आरजू एकदम से कांप उठी। उसने अपने हाथ तक्षक की पीठ पर कस दिए। तक्षक ने कुछ देर यूं ही उसे अपनी बाहों में रखा और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर ले आया। रात काफ़ी हो चुकी थी। दोनों ने खाना भी खा लिया था, बस अब सोना था। आरजू के क्रैम्प्स भी पहले से काफ़ी कम हो चुके थे। तक्षक ने उसे बिस्तर पर लिटाया और फिर खुद भी दूसरी तरफ से आकर बिस्तर पर बैठ गया तो आरजू उसे हैरानी से देखने लगी। वो उसे देखते हुए बोली, आप अपने रूम में कब जाएंगे? तक्षक ने अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ उसे देखा और बोला, मैं अपने रूम में कब जाऊंगा? इसका क्या मतलब हुआ स्नोफ्लेक? मैं तो पहले से ही अपने रूम में हूँ। कहते हुए उसने अपनी बाहें थोड़ी सी उठाई। उसके कहने पर आरजू को महसूस हुआ कि सच में तक्षक तो अपने कमरे में ही हैं, बस वो अपने कमरे में नहीं है। तक्षक की बात सुन वो उसे देखते हुए बोली, तो ठीक है, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। कहते हुए वो बिस्तर से उतरने लगी थी, लेकिन तक्षक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और फिर से देखते हुए बोला, आज से तुम्हारा रूम भी यही है स्नोफ्लेक। उसकी बात सुनकर और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर आरजू का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो और तक्षक एक ही रूम में एक ही बिस्तर पर कैसे सो सकते हैं? आरजू उसकी बात सुनकर जब बिस्तर से उतरने लगी तो तक्षक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और फिर उसे देखते हुए बोला, आज से तुम्हारा रूम भी यही है स्नोफ्लेक। उसकी बात सुनकर और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर आरजू का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो और तक्षक एक ही रूम में एक ही बिस्तर पर कैसे सो सकते हैं, वो यही सोच रही थी। कुछ पल बाद वो तक्षक को देखते हुए बोली, लेकिन हम दोनों एक ही रूम में कैसे सो सकते हैं? कहते हुए उसने अपनी नज़रें झुका रखी थी, जिसका साफ मतलब था कि उसे ये सोचते हुए भी शर्म आ रही है। तक्षक बेड के ऊपर से ही उसके पास आया और फिर उसे कमर से पकड़कर घूमते हुए अपने ऊपर ले आया। आरजू एकदम से हैरान रह गई। अब वो पूरी तरह से तक्षक पर लेटी हुई थी। तक्षक उसके चेहरे की तरफ देख रहा था और आरजू भी उसके कंधों पर अपने हाथ रखे हुए उसे देख रही थी। तक्षक उसे देखते हुए बोला, हम जैसे आज हम पूरा दिन एक दूसरे के साथ थे वैसे ही अब यह रात बीतने वाली है। आई नो बिना शादी के ये तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। और हाँ, अब हम दोनों शादी भी बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे रिश्ते में कहीं भी अनकंफर्टेबल रहो। इसलिए जैसे ही बेबी डॉल और एमपी वापस आएंगे मैं उन्हें हम दोनों के बारे में बताऊंगा और फिर हम पूरी तरह से एक दूसरे के हो जाएंगे। कहते हुए उसने आरजू का सिर पीछे से पकड़ते हुए अपने सिर से लगा लिया था। कहते हुए
उसने आरजू का सिर पीछे से पकड़ते हुए अपने सिर से लगा लिया था। कहने को तो उसने अपनी बात कह दी थी, लेकिन आरजू के लिए ये सिर्फ एक बात नहीं थी। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। तक्षक ने शादी तक के बारे में सोच लिया था, लेकिन क्या सच्चाई जानकर भी तक्षक उससे शादी करेगा? ऐसी सच्चाई जो शायद उन दोनों के रिश्ते को पूरी तरह से हिला कर रख दे। वो तक्षक के चेहरे की तरफ देख रही थी और कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन डर की वजह से बोल ही नहीं पाई। तक्षक ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और फिर उसे अपने सीने से लगाकर बोला, आज मैं पूरी रात तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, इसलिए तुम बिस्तर पर नहीं मेरे ऊपर सोओगी। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? तक्षक ने पूछा। आरजू ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच रखा था। उसने हल्का सा अपना सर तक्षक के सीने से रगड़ा तो तक्षक मुस्कुराया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन अर्जुन के कमरे में मन्नत और अर्जुन अभी अभी दोनों अपने कमरे में ही आए थे। ऑफिस से आते वक्त बारिश में जब दोनों एक दूसरे पर प्यार जताने लगे तो उन्हें वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। अभी भी उनके कपड़े गीले थे। मन्नत कमरे में आते ही छींकना शुरू हो गई, क्योंकि कमरे में पहले से ही एसी चल रहा था। उसे छींकते हुए देख अर्जुन ने जल्दी से उसके लिए अलमारी में से कपड़े निकाले और फिर खुद उसके पास आकर उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया। मन्नत एकदम से हैरान रह गई। वह उसे देखते हुए बोली, आपने मुझे गोद में क्यों उठा लिया? ऐसे ही, क्योंकि मेरा मन कर रहा था। क्या अब तुम्हें अपनी गोद में उठाने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? कहते हुए अर्जुन की शरारत से भरी नज़रें मन्नत के चेहरे पर थी। मन्नत ने उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेटी और फिर उसके सीने से अपना सिर लगाकर अपना सिर ना में हिलाया। उसे देखते हुए अर्जुन मुस्कुराया। वो उसे लेकर वॉशरूम में आ चुका था। उसने गर्म पानी का शावर ऑन किया और फिर उसे भी अपने साथ लेकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। धीरे धीरे उसने मन्नत के सारे कपड़े निकाल दिए थे। जैसे जैसे उसके हाथ मन्नत के शरीर पर चल रहे थे, मन्नत पूरी तरह से सिहर रही थी। वो खुद में ही सिमटती जा रही थी। हालांकि अर्जुन ने पहले भी उसे बहुत बार छुआ था, लेकिन तब वो छुअन खुद में महसूस कर खुद के एहसास छुपा लेती थी। लेकिन आज जब अपने एहसासों का इजहार उसने अर्जुन से कर दिया तो उन एहसासों को छुपाना उसके लिए और भी मुश्किल हो रहा था। और वही उसे गजब का शर्माते हुए देख अर्जुन मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कुराहट तो मन्नत के शर्माने को भी पीछे छोड़ रही थी। उसने उसके पूरे कपड़े उतार कर उसके कंधों पर अपने हाथ रखे तो मन्नत एकदम से कांप उठी। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ जाना, ज़्यादा ठंड लग रही है क्या? नहीं नहीं, वो मन्नत बोलने में भी अटकने लगी। उसने एक बार भी अपनी नज़रें उठाकर अर्जुन की तरफ नहीं देखा था। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, तुम्हें पता है, तुम्हारे चेहरे को देखते हुए मैं कभी नहीं थकता। जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मन करता है बस देखता ही जाऊँ। क्या तुम्हें मुझे देखने का मन नहीं होता? उसकी बात सुनकर मन्नत का गला सूखने लगा। अब वो क्या बताए कि वो क्यों नहीं देख पाती उसे, क्योंकि उसकी गहरी आंखों में उसे देखते हुए वो कब डूब जाती है उसे कुछ पता नहीं चलता। वो बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक तुमने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। क्या मेरी शक्ल सच में इतनी बुरी है? कहते हुए अब वो शरारती मुस्कुराहट से मन्नत को देख रहा था, लेकिन जैसे ही मन्नत ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा, उसने अपनी मुस्कुराहट झट से दबा ली। मन्नत बड़ी ही मासूमियत से उसे देखते हुए बोली, मेरा मन आपको देखने का करता है और मैं आपको चोरी चोरी देखती हूँ, लेकिन जब आप अपनी इन गहरी गहरी आँखों से मुझे देखते हैं तो मुझे शर्म आ जाती है, इसलिए मुझे अपनी नज़रें झुकानी पड़ती हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं?
अर्जुन उसकी बात सुनकर उसे ऐसे देखने लगा जैसे अभी अभी उसने जो कहा वो काफ़ी गंभीर मुद्दा हो। मन्नत अभी भी एकटक उसे देख रही थी। कुछ देर यूं ही सोचते रहने के बाद अर्जुन उसे देखते हुए बोला, फिर तो मुझे तुम्हारा नहीं, तुम्हारी शर्म का इलाज कराना होगा, ताकि ये हम दोनों के बीच आ ही ना सके। उसकी बात सुनकर अब मन्नत हैरानी से उसे देख रही थी। अर्जुन कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा और फिर उसकी गर्दन पर झुका और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख कर उसे चूमने लगा। मन्नत एक बार फिर से कांप उठी। उसने जल्दी से अर्जुन के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए अपने नाखून उसके कंधों पर गड़ा दिए। अर्जुन उसकी इस तरह की पहली छुअन खुद पर महसूस कर एक पल के लिए रुका और फिर और भी ज़्यादा शिद्दत से उसकी गर्दन पर चूमने लगा तो मन्नत आहें भरने लगी। उसकी सांसें बेहद गहरी हो गई थी। अर्जुन उसकी गर्दन पर चूमते हुए बोला, अब तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। मन्नत आहें भरती हुई खड़ी थी। अर्जुन उसे जिस तरह से चूम रहा था उसकी जान निकल रही थी, जो उसके कांपने से ही पता चल रहा था। लेकिन आज अर्जुन ने खुद को नहीं रोका। वो लगातार उसकी गर्दन पर चूमता रहा और थोड़ा सा नीचे बढ़ गया तो मन्नत ने जल्दी से अपना हाथ उसके कंधे से हटाकर उसके सिर पर रख दिया और उसके बालों में फंसा लिया। वो बुरी तरह से पिघल रही थी। अब अर्जुन ने उसे हल्का सा काटा तो उसने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कसकर खींच लिया। उसकी दर्द से आह निकल गई थी। अर्जुन ने उसके अपने सिर पर रखे हुए हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और फिर अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर मन्नत को देखने लगा, जो अब और भी ज़्यादा नूरानी हो चुका था। उसके प्यार का असर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसके गाल बिल्कुल गुलाबी हो चुके थे और होंठ हल्का हल्का कांप रहे थे। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन जब अर्जुन ने अपना चेहरा ऊपर उठा लिया था, मन्नत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मदहोशी से भरी आंखें और भी ज़्यादा कातिलाना लग रही थी। अर्जुन ने उसे देखते हुए ही उसे थोड़ा सा पीछे किया और फिर बिल्कुल दीवार से सटा दिया। मन्नत की सांसें इतनी ज़्यादा तेज थीं कि अर्जुन उसके सीने में हो रही हलचल से देख पा रहा था और ये हलचल उसे और भी ज़्यादा बेकाबू कर रही थी। मन्नत भी उसकी छुअन से मचलती हुई उसे ही देख रही थी। अर्जुन अब उसके चेहरे पर झुका और उसके होठों को किसी गुलाब की तरह पीने लगा। अर्जुन लगातार मन्नत के होठों को चूम रहा था, जैसे वो कोई गुलाब का फूल हो और वो उन्हें पीने वाला भंवरा। मन्नत भी उसे पूरा रिस्पॉन्स दे रही थी। वो भी अर्जुन के होठों को इस तरह से चूम रही थी जैसे इस भंवरे से उसे बेइंतहा प्यार हो और वो चाहती हो कि ये भंवरा उसका रस अच्छी तरह से पी जाए। दोनों काफ़ी देर यूं ही एक दूसरे के होठों को चूमते रहे तो कुछ देर बाद अर्जुन ने उसके होठों को छोड़ा और फिर एक बार फिर से उसकी गर्दन पर झुका। लेकिन जैसे ही उसने उसकी गर्दन पर अपने होठ दोबारा रखे, मन्नत जोर से छींकी। अर्जुन ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा ही था कि एक बार फिर से मन्नत को छींक आ गई। शायद बारिश में भीगने की वजह से उसे जुकाम हो चुका था। उसका नाक बेहद लाल हो गया। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, वैसे तो तुम हमेशा ही कयामत ढाती हो, लेकिन ये तुम्हारा लाल नाक तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान ही ले लेगा। कहते हुए वो बहुत ही ज़्यादा मदहोशी भरी नज़रों से उसे देख रहा था और उसने उसकी लोअर बैक पर हाथ रखते हुए उसे अपने करीब भी खींच लिया था। मन्नत कसमसा गई और कुछ कहने को हुई, लेकिन एक बार फिर से उसे छींक आ गई। इस बार अर्जुन ने मुंह बनाया और बोला, आज पहली बार ऐसा लगा कि मेरी बीवी अब मुझसे शर्माएगी नहीं, बल्कि मुझे प्यार करेगी। लेकिन बारिश ने सब बिगाड़ दिया। क्या मुझे आज का दिन भी इंतज़ार करना पड़ेगा? कहते हुए वो शरारती मुस्कुराहट से मन्नत को देख रहा था और मन्नत उसकी बातें सुनकर शर्मा भी रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। लेकिन इस बार उसने अपनी नज़रें पूरी नहीं झुकाईं, बल्कि वो अर्जुन को देख रही थी।
अर्जुन ने अब उसे अपनी गोद में उठाया और फिर बाहर कमरे में लेकर आया, जहां उसने पहले उसे टॉवल से साफ किया और फिर उसे नाइट सूट पहनाया। पहले दोनों बारिश में काफ़ी देर भीगे, उसके बाद गीले कपड़ों में रहे और अब शावर में भीगते हुए भी उन्हें करीबन आधा घंटा हो चुका था। ऐसे में ज़ुकाम ना होता तो कैसे ना होता। अर्जुन ने रूम में हीटर ऑन किया और फिर मन्नत की तरफ देखते हुए बोला, तुम थोड़ी देर आराम करो, तब तक डिनर आ जाएगा। उसकी बात सुनकर मन्नत ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर बेड पर चली गई। अर्जुन ने नीचे सर्विस रूम में फ़ोन किया और फिर अपने और मन्नत के लिए डिनर मंगवाया। इतनी देर में उसने भी अपने कपड़े पहन लिए थे। कुछ देर बाद उन दोनों के लिए डिनर आया तो मन्नत अपनी जगह से उठने लगी, लेकिन अर्जुन उसकी तरफ बढ़ा और फिर उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, बीवी बीमार हो और फिर उसे अपने ही कदमों पर चलना पड़े तो ऐसे पति का क्या ही फ़ायदा जाना। मन्नत ने शर्मा कर अपना सर उसके सीने में छुपा लिया। अर्जुन उसे सोफे पर लेकर आया और फिर उसे देखते हुए बोला, वैसे तुम्हारे बोलने पर पैसे लगते हैं क्या? कुछ ज़्यादा ही खर्च आता है। मन्नत हैरानी से उसे देखने लगी तो अर्जुन ने प्लेट में खाना लगाया और फिर उसे देखते हुए बोला, तुम बहुत कम बोलती हो ना, तो मुझे लगा शायद तुम्हारे बोलने पर खर्च होता है और तुम काफ़ी कंजूस हो, लेकिन मैं कंजूस नहीं हूँ और अब तो तुम मेरी पत्नी हो, तो मुझे लगता है तुम्हें भी मुझ जैसा बनना चाहिए। ज़्यादा बोला करो, पैसे उड़ाने वाली बीवी बनो, कंजूस बीवी क्यों ही बनती हो। मन्नत की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और अर्जुन का हाथ प्लेट में वैसे का वैसा ही रह गया। आज उसने पहली बार मन्नत को इस तरह से खिलखिलाते हुए हंसते देखा था। हालांकि उसका शर्माना, इठलाना, ये सब अदाएं उसने बहुत बार देखी थी, लेकिन ये खिलखिलाकर हंसना आज पहली बार वो अपनी आंखों से देख रहा था। और देखते ही देखते बस उसे देखता ही रह गया। कुछ देर बाद मन्नत उसकी नज़र यूं खुद पर पाकर अचानक से चुप हो गई, लेकिन जैसे ही वो चुप हुई, एक बार फिर से उसकी हंसी छूट गई। वो अर्जुन को देखते हुए बोली, आप खुद इतना ज़्यादा बोलते हैं कि मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता। अर्जुन की नज़रें अब हल्का सा तिरछी हो गई। वो उसे देखते हुए बोला, अच्छा, तो इसका मतलब मैं ज़्यादा बोलता हूँ? नहीं, बस मुझसे ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन आपका बोलना मुझे बेहद पसंद है। मन्नत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा और फिर अर्जुन एक बार फिर से उसका कायल हो गया। अब वो क्या ही कहे, वो हर बार अपनी ही बीवी का रोज़ आशिक हो जाता है। उसकी प्यार से भरी नज़रें खुद पर पाकर अब मन्नत को उम्मीद ही नहीं थी कि वो बाइट बनाकर उसे खिलाएगा, इसलिए उसने ही प्लेट में से बाइट ली और फिर अर्जुन के होठों की तरफ बढ़ा दिया। राठौर मेंशन। निर्भय अपने रूम में जाने की बजाय इस वक्त अपने जिम एरिया में था, जहां पर वो लगातार पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा उतार रहा था। इस वक्त उसने सिर्फ बॉक्सर पहने हुए थे और पसीने से तरबतर उसकी बॉडी एकदम कहर ढा रही थी और उस पर से वो उसके गुस्से वाले एक्सप्रेशन तो और भी ज़्यादा जानलेवा थे। बार बार उसकी आंखों के सामने तारा का चेहरा आ रहा था। उसके चेहरे पर वो मायूसी और उसका उसे नंदनी के साथ शादी के लिए कहना उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। अचानक ही उसके हाथ रुक गए क्योंकि उसका पर्सनल फ़ोन बजा। इस वक्त उसका प्रोफेशनल फ़ोन उसके रूम में था। वो सिर्फ यहाँ पर अपना पर्सनल फ़ोन लेकर आया था और ना जाने कब से वो अपने फ़ोन के बजने का इंतज़ार कर रहा था, जिस चक्कर में पंचिंग बैग पर उसके हाथों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उसके हाथों से ब्लीडिंग होने लगी थी, क्योंकि उसने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे। उसका फ़ोन बजा तो उसने उस पंचिंग बैग को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और फिर उसे ज़ोर से झटक कर गुस्से में कांपता हुआ अपने फ़ोन की तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक फ़ोन बजकर बंद हो चुका था। उसके चेहरे पर इस वक्त जो एक्सप्रेशन थे उन्हें बयान ही नहीं किया जा सकता था। गुस्सा, नाराज़गी, फ्रस्ट्रेशन और तड़प, हर एक चीज़ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वो गहरी गहरी सांसें लेता हुआ
दोबारा पंचिंग बैग की तरफ बढ़ने लगा कि एक बार फिर से उसका फ़ोन बजा और अब उसने जल्दी से पलट कर अपने फ़ोन की तरफ देखा। फ़ोन पर बबलगम फ्लैश हो रहा था, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया और काफ़ी देर तक उस फ़ोन को देखता रहा। अपने फ़ोन को देखते हुए बोला, आज तक कभी तुम्हारी कोई भी डिमांड अधूरी नहीं छोड़ी, चाहे सही हो या गलत। तुम्हारे प्यार में तुम्हारी हर एक बात मानी है मैंने। इसलिए इसी प्यार का फ़ायदा उठाकर तुमने मुझे तड़पाने की कोशिश की है ना। तो जब तक तुम नहीं तड़प चाहती, तब तक अब मैं भी तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाऊंगा। उसने फ़ोन को देखते हुए कहा और एक बार फिर से पंचिंग बैग की तरफ बढ़ गया और ज़ोरों से उस पर पंचिंग करने लगा। उसके हाथों से पहले ही खून आ रहा था और अब तो उसके हाथ और भी ज़्यादा खराब होने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ अपने बेड पर औंधे मुंह लेटी हुई तारा लगातार रोए जा रही थी। उसने निर्भय को 3-4 फ़ोन मिला दिए थे, लेकिन निर्भय ने उसका एक भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। आज उसने उससे बोल तो दिया कि नंदनी से शादी कर ले, लेकिन उस बात को कहने के बाद उस पर क्या बीती थी, ये सिर्फ वही जानती थी। लेकिन उसके बोलने का मतलब वो नहीं था। पर तब से निर्भय ने उसका एक भी कॉल रिसीव नहीं किया था और ना ही उसका मैसेज का कोई रिप्लाई किया। अब उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। उसने एक बार फिर से अपने हाथों में अपना फ़ोन पकड़ा और एक मैसेज टाइप किया, प्लीज़ कॉल रिसीव कर लीजिए, आपको मेरी कसम, योर बबलगम कांट लिव विदाउट यू। मैसेज टाइप कर उसने मैसेज सेंड कर दिया और फिर एक बार फिर से जल्दी से निर्भय को फ़ोन किया। फ़ोन निर्भय के हाथ में ही था। तारा का मैसेज उसने देखा और फिर खुद को हल्का सा नॉर्मल कर उसने फ़ोन रिसीव किया। तारा रोते हुए बोली, प्लीज़ सॉरी डैडी, आई प्रॉमिस आज के बाद मैं ऐसी बात कभी नहीं कहूँगी। प्लीज़ मेरी आखिरी गलती माफ़ कर दीजिए। नंदनी खाना बहुत अच्छा बनाती है, इतना अच्छा कि एक बार खाने की जगह मैंने 2 बार खा लिया। लगता है शादी के बाद मुझे एक परफेक्ट बीवी मिलने वाली है, निर्भय ने कहा। उसकी बात सुनकर तारा की आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज़ी से बहने लगे। वो रोते हुए ही बोली, आप बहुत बुरे हैं डैडी। निर्भय हल्का सा व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, हाँ प्यार करना बहुत बुरी बात है, सोच रहा हूँ अब ये बुरी बात कभी दोबारा नहीं करूँगा। तारा फिर से रोते हुए बोली, आपको पता है आपकी बातों से मुझे कितना बुरा लग रहा है। तुम्हें तो सिर्फ बुरा लग रहा है, मुझे तो तुम्हारी बातों से दर्द हो रहा है। बताओ उसे दर्द का इलाज कहाँ होगा, निर्भय ने कहा। तारा अपनी जगह पर उठकर बैठते हुए बोली, इसीलिए तो माफ़ी मांग रही हूँ ना आपसे। मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया होता तो कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन तुमने तो दिल तोड़ा है और टूटा हुआ दिल एक माफ़ी से दोबारा नहीं जुड़ता तारा। निर्भय बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ में बोला। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर तारा हैरान रह गई। उसके आंसू और भी ज़्यादा तेज़ी से बहने लगे। वो रोते हुए बोली, मैं आपकी तारा नहीं हूँ, आपकी बबलगम हूँ। लेकिन मेरी बबलगम तो मुझे किसी और का होने के लिए बोलना तो दूर ऐसा सोच भी नहीं सकती, निर्भय ने कहा। उसकी बात सुनकर तारा अपने होंठ भींचकर अपने ही आंसुओं को पीने लगी। उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, निर्भय ने सामने से फ़ोन काट दिया। तारा एकदम हैरान रह गई। वो अपने फ़ोन को देखकर अब और भी ज़्यादा रोने लगी थी। गलती तो उसकी थी। आज उसने सुबह निर्भय से जो कहा वो उसे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वे न जाने क्यों कह गई। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था और अपनी ही गलती पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसका ही दिल तड़प रहा था। वो जानती थी कि निर्भय भी उसके जितना ही तड़प रहा है और यही सोचकर उसका दिल और भी ज़्यादा हर्ट हो रहा है। यूं ही रोते रोते वो वापस बेड पर तकिए पर सर रख कर लेट गई और कब रोते रोते उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। ठाकुर मेंशन में मन्नत और अर्जुन दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। अभी फ़िलहाल उन दोनों के बीच कुछ दूरियां थी, क्योंकि मन्नत की तबीयत सही नहीं थी,
इसलिए आज अर्जुन ने उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया, लेकिन वह उसे छोड़ भी कैसे सकता था। इसलिए उसके नानुकुर करने पर भी अर्जुन उसे अपनी बाहों में अच्छे से समेट कर सो चुका था। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मैंसन में भी आरजू और तक्षक आराम से एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। मोहब्बत सुकून भी देती है और दर्द भी देती है। बस कुछ इम्तिहान होते हैं जिन्हें पार करना होता है, और ये इम्तिहान मोहब्बत और ज़िंदगी दोनों को ही और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। सुबह का वक्त ऑस्ट्रेलिया में जशन और अति दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए सो रहे थे। अति की आंखें खुली और वो जशन की तरफ देखने लगी। आज भी उन दोनों की मोहब्बत यूं ही बरकरार थी। उन दोनों में से जिसकी भी आंख पहले खुले, बस सामने वाले का चेहरा देखकर ही खुलती, और फिर ना जाने कितनी ही देर वो यूं ही एक दूसरे को देखते रहते। अति जशन की तरफ देख रही थी। बढ़ती उम्र के साथ बियर्ड के बाल हल्के हल्के ग्रे होने लगे थे, लेकिन उन ग्रे बालों में भी वो कयामत ढा रहा था। तभी जशन का फ़ोन बजा। अति एकदम से डर गई, क्योंकि वो जशन को देखने में बहुत ही ज़्यादा खो चुकी थी। उसने जल्दी से फ़ोन साइलेंट करना चाहा, लेकिन तब तक जशन की नींद खुल चुकी थी। उसने अति का हाथ पकड़कर उसे रोका और फिर खुद फ़ोन रिसीव किया। फ़ोन रिसीव करते वक्त उसके चेहरे पर काफ़ी गंभीर एक्सप्रेशन थे। कुछ देर बाद उसने फ़ोन काटा तो अति परेशानी से उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ जशन जी, आप इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हैं? परेशानी की बात तो है ना बेबी डॉल? अब मेरी कई ख्वाहिशें अधूरी रह जाएंगी। उसकी बात सुनकर अति का दिल बैठने लगा। वो डरते हुए बोली, कैसी ख्वाहिशें जशन जी? आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जशन एक बार फिर से एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, ऐसा ही है बेबी डॉल, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अपना ये वाला हनीमून काफ़ी लंबा मनाऊंगा, लेकिन ये तो कुछ ही हफ्तों में ख़त्म हो गया। अब हमें वापस इंडिया जाना पड़ेगा। ये तो बहुत बुरा हुआ, अति ने कहा, लेकिन फिर अचानक से सोचने लगी कि जशन ने कहा क्या। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो एकदम से बेड पर उछल कर बैठते हुए बोली, आप सच कह रहे हैं जशन जी, हम वापस इंडिया जा रहे हैं? उसकी बात सुनकर जशन ने मुंह बनाया और बोला, देखा, बस मेरी ख्वाहिशें अधूरी रहने का सबसे बड़ा कारण ही तुम हो। तुम ही नहीं चाहती कि मेरी सारी ख्वाहिश पूरी हो। अति हैरानी से मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देख कर बोली, अब आपकी कौन सी ख्वाहिश अधूरी रह गई जशन जी? आप क्या ही बात कर रहे हैं? वो अभी बोल ही रही थी कि जशन ने उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींचा और बिस्तर पर लेटाकर खुद उसके ऊपर झुककर बोला, तुम्हारे साथ रोमांस करने की ख्वाहिश बेबी डॉल। अति का मुंह खुला का खुला रह गया। वो जशन की तरफ देखते हुए बोली, आप पागल हो गए हैं क्या जशन जी? पिछले 26 साल से आप मेरे साथ रोमांस ही कर रहे हैं, लुंगी डांस थोड़े ना कर रहे थे। कौन से रोमांस की ख्वाहिश अधूरी रह गई? ख्वाहिश तो बहुत सारी थी, पर लेकिन अब वो इंडिया जाकर पूरी होंगी। जशन ने कहते वक्त बड़ी ही शरारती नज़रों से उसे देखा। अति ने तिरछी नज़र उस पर डाली और बोली, आप कभी नहीं सुधर सकते। पूरी ज़िंदगी मुझे परेशान करते आए हैं और आगे भी परेशान ही करते रहेंगे। तो बेबी डॉल, अब प्यार किया है तो प्यार में थोड़ी बहुत परेशानी तो तुम्हें झेलनी ही पड़ेगी ना? जशन ने कहते हुए उसकी गर्दन पर अपने होठों से गुदगुदी करनी शुरू कर दी। अति ने तेजी से अपना चेहरा इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया और चिढ़ते हुए बोली, छोड़िए ना जशन जी, अभी अभी तो मैं उठी हूँ, मेरी आंखें भी ढंग से नहीं खुली और आपको रोमांस करना है? यस बेबी डॉल, आंखें खुलने के बाद रोमांस और आंखें बंद होने से पहले रोमांस, ये दोनों चीज़ तो हम दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कहते वक्त अब जशन ने उसकी गर्दन को छोड़ दिया था और उसके होठों की तरफ देख रहा था। अति की आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन वो कुछ करती उससे पहले ही जशन ने उसके होठों को अपने होठों से दबोच लिया और फिर उसे किस करने लगा। कुछ ही पलों बाद दोनों मोहब्बत की दुनिया में खो गए थे।
कुछ देर बाद जशन और अति दोनों ही शावर ले रहे थे। अति उसे देखते हुए पूछने लगी, क्या सच में हम इंडिया जा रहे हैं जशन जी? जशन मुस्कुराया और बोला, यस बेबी डॉल, बस 2 दिन में सारा काम खत्म हो जाएगा तो हम इंडिया के लिए निकल जाएंगे। फाइनली मैं आपसे आज़ाद होकर अपने बच्चों के पास जाऊंगी। कहते वक्त अति मुस्कुराई। जशन उसे घूर कर देख रहा था। उसकी घूरती हुई नज़रें खुद पर पाकर अति ने जल्दी से शावर ऑफ किया और फिर नीचे से भी शावर ऑफ कर वहाँ से भाग गई। जशन ने इस वक्त पूरा शैम्पू और बॉडी वॉश लगाया हुआ था। उसे नहीं पता था कि अति इस तरह से शरारत करेगी। उसने शावर को खोला, लेकिन शावर में पानी आया ही नहीं। अब वो नीचे भी नहीं झुक सकता था क्योंकि पूरे फेस पर भी उसके फेस वॉश था, जिसकी वजह से उसकी आंखें बंद थी। वो अति को आवाज़ लगाते हुए बोला, ये शरारत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी बेबी डॉल। पहले कौन सा मुझे सस्ती चीज़ मिलती है? आप हैं मेरे पास और आपसे महंगा क्या ही होगा। कहते हुए अति ने उसे देखा और फिर उसे पूरा झाग से भरा हुआ देखकर भाग गई। उसके जाने के बाद जशन नीचे झुका और झुकते ही उसने शावर ऑन कर दिया। पूरी दुनिया में जिससे कुछ नहीं छुपा, उसे शावर का टैप क्या ही छुपता। लेकिन अपनी बेबी डॉल को खिलखिलाते और मुस्कुराते हुए देख वो खुश था। वो एक्साइटेड होकर बोला, आई लव माई नॉटी बेबी डॉल। वहीं दूसरी तरफ सुबह का वक्त शेखावत मैंशन। तक्षक अपना सर पकड़कर किचन में खड़ा था। उसे आरजू के लिए अदरक वाली चाय बनानी थी। हालांकि सर्वेंट उसके लिए चाय बना सकते थे, लेकिन आज तक्षक खुद बनाना चाहता था। उसने सर्वेंट की तरफ बड़ी ही बेचारगी से देखा तो वो सर्वेंट भी हल्का सा मुस्कुराई और उसे देखते हुए बोली, आप रहने दीजिए सर, मैं बना दूंगी। नहीं, चाय तो मैं ही बनाऊंगा, बस तुम बता दो कि चाय में डालना क्या क्या है। कहते हुए वो सर्वेंट की तरफ देख रहा था कि तभी उसे आरजू के पैरों में पहनी हुई पायल की आवाज़ सुनाई दी, जो दूर से ही छन छन करती आ रही थी। उसने किचन के दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर आरजू अंदर की तरफ ही आ रही थी। आरजू उसे देखकर बेहद नॉर्मल होकर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं तक्षक जी? उसकी बात सुनकर तक्षक उसे जवाब देने की बजाय उसे घूर रहा था और उसकी घूरती हुई नज़रें खुद पर पाकर आरजू को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसने किया क्या। तक्षक उसे देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आई? आरजू ने अब उसे हैरानी से देखा और अपनी आई रोल करते हुए बोली, वो मुझे चाय पीनी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही तक्षक बोला, तो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आ रहा था ना स्नोफ्लेक। उसके लिए तुम्हें नीचे आने की क्या ज़रूरत थी? तुम जानती हो ना तुम्हारी तबीयत सही नहीं है और ऐसे में तुम इतना ज़्यादा काम। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही आरजू बोली, पर मैंने काम कहाँ किया है तक्षक जी? मैं तो सिर्फ चाय बनाने के लिए आई थी और चाय बनाना कोई काम तो नहीं है। और चाय बनाने में थकावट कैसी? ओह रियली? तक्षक ने गुस्से और नाराज़गी के मिले जुले भाव से कहा। आरजू ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। तक्षक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है तो फिर मैं देखता हूँ कि सच में इन कामों से थकावट होती है या नहीं। कहते हुए उसने आरजू का हाथ पकड़ा और उसे किचन से बाहर लेकर जाने लगा। आरजू हैरानी से उसे देखती रही।